हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि जो हमारी तत्व के अनुसार राशियां होती हैं, वो राशियों की दिशा कौन सी है। इन दिशाओं का यूज पहले बहुत किया जाता था, जब राजा और महाराजा के समय राज ज्योतिषी होते थे। पहले आप दिशाएं लिख लीजिए, फिर हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जितनी अग्नि तत्व की राशियां हैं, अग्नि तत्व की कौन सी राशियां हैं, सब मुझे लिख के देंगे, मैसेज करेंगे चैट बॉक्स में। अग्नि तत्व की राशियां कौन सी हैं, मुझे लिख के देंगे सब लोग। अग्नि तत्व की राशियां 2 5 9 कैसे हो जाएंगी सोम जी? 1 5 9 होंगी ना, 1 5 9 होंगी, 1 5 9 अग्नि तत्व की राशियां हैं और इन सब की दिशा होती है पूरब, ईस्ट डायरेक्शन होती है। दीपक जोशी जी, केवल सिंह राशि नहीं होती है, मेष, सिंह और धनु, एरीज, लियो और सेजिटेरियस, ये तीनों ही राशियां आपकी अग्नि तत्व की राशियां हैं और इनकी दिशा आप लिख लीजिएगा, पूरब दिशा है, ईस्ट डायरेक्शन है। दूसरा आ जाइए, पृथ्वी तत्व राशियां 2 6 9, सॉरी 2 6 10, गलती बोल दी मैंने, सही कर लीजिएगा। 2 6 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और इनकी दिशा जो होगी वो होती है साउथ, दक्षिण दिशा होती है। फिर आते हैं वायु तत्व राशि पर। वायु तत्व की जो राशियां हैं 3 7 11, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, इनकी दिशा होती है वेस्ट, मींस पश्चिम, इनकी दिशा होती है पश्चिम। वायु तत्व, एयर एलिमेंट, 3 7 11, दिशा होगी पश्चिम, वेस्ट। जल तत्व राशियां 4 8 12, जल तत्व राशियां 4 8 12 और इनकी दिशा, कौन सी दिशा बच गई है? नॉर्थ, उत्तर दिशा बच गई है, उत्तर दिशा इनकी हो जाएगी। यानी फायर एलिमेंट की दिशा ईस्ट होगी, अर्थ एलिमेंट की दिशा साउथ होगी, उसके बाद एयर एलिमेंट की दिशा वेस्ट होगी और वाटर एलिमेंट की दिशा उत्तर होगी। एक कुंडली में सर्वाष्टक सुना है आप लोगों ने? सर्वाष्टक, सर्वाष्टक सुना है आप लोगों ने? सर्वाष्टक क्या होता है जी? क्या होता है मुकेश शर्मा जी? मुकेश शर्मा जी, सर्वाष्टक क्या होता है बताइए, आपने सुना है तो? जी राजेश जी, आपने भी सुना है? अष्टक वर्ग में जो बिंदु प्राप्त होते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर लिया, अपना माइक ऑन करके बोलिए क्या होता है, आप बताइए क्या होता है ये अष्टक वर्ग। सर्वाष्टक का यूज आजकल लोग बहुत कम करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी होती थी। लेकिन आजकल तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो आजकल हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये विद्या गायब हो गई, ये पहले के समय में बहुत रहती थी, भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक। अब इसको अष्टक ही क्यों कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे जब इसको पढ़ाएंगे तब। राजाओं के समय में जब राज ज्योतिषी होते थे तो इसका यूज बहुत अच्छी तरह से करते थे। जैसे किसी भी राजा को अगर युद्ध करने जाना है तो युद्ध का कारक ग्रह कौन सा है? मैसेज करेंगे हम लोग, युद्ध का, फाइटिंग का कारक ग्रह कौन सा? मंगल है। तो मंगल के भिन्नाष्टक, मंगल एकदम सही, मंगल का भिन्नाष्टक में जिस तत्व में सबसे ज्यादा बिंदु होंगे, आप देखेंगे मंगल के भिन्नाष्टक में, भिन्नाष्टक में, सर्वाष्टक में नहीं, ग्रह का तो भिन्नाष्टक ही होगा ना, जिसमें सबसे ज्यादा बिंदु होंगे, चाहे वो फायर एलिमेंट की राशि हो 1 5 9, नहीं ये सब छोड़ दीजिए राजेश जी, बहुत हल्की हल्की बातें हैं, आप मेरी बात समझिए पहले।
आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा, अगर आप जानते हैं तो और अच्छा लगेगा आपको जानना। मंगल के भिन्नाष्टक में जो फायर एलिमेंट की जो राशियां हैं 1, 5, 9, उनके जो उनमें बिंदु मिले हैं उनके बिंदु को आप सम कर लीजिए, जोड़ लीजिए। इसी प्रकार अर्थ एलिमेंट की जो राशियां हैं 2, 6, 10, इनमें जो बिंदु मिले हैं इनको आप जोड़ लीजिए। इसी प्रकार जो एयर एलिमेंट है 3, 7, 11, उनमें जो बिंदु मिले उनमें जोड़ लीजिए। और वाटर एलिमेंट है उनके बिंदु जो मिले उनको जोड़ लीजिए। तो जिस एलिमेंट में सबसे ज्यादा बिंदु मिलेंगे, तो राज ज्योतिषी कहते थे राजन, अगर आप इस दिशा से अपने शत्रुओं से लड़ने जाओगे तो आपकी जीत निश्चित है। बात समझ में आई? अगर फायर एलिमेंट में 1, 5, 9 के में जो बिंदु मिले उनको जोड़ सबसे ज्यादा आ रहा है, तो वो राजा किस दिशा से अपने शत्रुओं पर अटैक करने जाए? ईस्ट डायरेक्शन से, ईस्ट डायरेक्शन से जाए। इसी प्रकार अगर मान लीजिए वाटर एलिमेंट में सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है, प्रभात जी क्या होता है ये आगे बात करेंगे, अभी आप चिंता ना करिए, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, बहुत डिटेल में बात करेंगे, बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होती है, सब बात करेंगे। अभी तो स्टार्ट अब ज्योतिष हो रही है, ज्योतिष की गहराई को समझिए, इतनी हल्की ज्योतिष नहीं होती है। 4, 8, 12 यानी कि जल तत्व राशि में अगर सबसे ज्यादा उसको बिंदु मिले तो उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर। यानी वो राजा अपने शत्रुओं को उत्तर दिशा से जाकर के अगर लड़ाई करने जाए तो उसकी जीत पक्की होती है। ऐसा राज ज्योतिषी उस राजा को गाइड करते थे। तो राजा कहता था महाराज, हमारा आप बता रहे हैं कि पूर्व दिशा में हम जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन हमारा शत्रु तो पश्चिम दिशा में है, तो क्या किया जाए? तो अब देखिए यहीं पर हमारे पुराने जो ज्योतिष होते थे, राज ज्योतिष, जिनका दिन भर यही काम होता था, और ये काम ये क्यों करते थे? ये काम ये क्यों करते थे? सेवा करने के लिए करते थे क्या? ये काम जो वो ज्योतिषी करते थे वो सेवा करने के लिए करते थे? किस लिए करते थे ज्योतिष का काम? आंसर नहीं है किसी के पास। धर्म। धर्म देखिए कुछ चीज होती नहीं है। राज्य को बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि ये उनका प्रोफेशन था। गाइड नहीं करते थे सूर्यकांत जी, ये सब गाइड कुछ नहीं होता, ये उनका प्रोफेशन है, उनकी जॉब है, उससे उनके घर की रोजी रोटी चलती थी। आप जहां पर भी काम करते हैं या जो भी आपका काम है, जहां काम करते हो तो छोड़ दीजिए, जो भी आप काम करते हैं, क्या उस प्रोफेशन को आप गाली दे सकते हैं क्या? या उसको हल्के में लेते हैं क्या? नहीं, कहते हैं तो हमारी रोजी रोटी है, हम दीपावली वाले दिन तो उसकी पूजा करते हैं। लेकिन अगर कोई भी कार्य सेवा से किया जाए तो सेवा की कभी पूजा की जाती है क्या? नहीं, नहीं की जाती। तो ये जब से ज्योतिष सेवा बन गया है ना, तब से ज्योतिष बेकार हो गया। ज्योतिष सेवा नहीं है, ज्योतिष प्रोफेशन है आपका, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्म है। जो भी ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रोफेशन, उससे उनके घर की रोजी रोटी चलनी है। अगर ये मान करके वो काम करेंगे तो उसमें वो और अच्छा करते हैं। पहले ऐसे ही लोग ज्योतिषी लोग कार्य करते थे। इसीलिए मैं सबसे बोलता हूं कि भैया पैसा लो। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसा नहीं लेंगे तो केवल क्या करेंगे? आप सेवा करेंगे, और सेवा आप कितनी करेंगे वो तो आपको भी पता है। अरे आज सेवा कर दी, हटाओ यार, रोज रोज कौन सेवा करे, एक दिन हो गई ना, हफ्ते में एक दिन, हटाओ। तो इसलिए सेवा मत करिए, आप उसको प्रोफेशन में लीजिए, यानी इसको अपनी जॉब मानिए, अपना व्यापार मानिए जिसकी आप पूजा करते हैं, तो ये ज्योतिष बहुत आगे बढ़ेगी। ये धर्म नहीं है। धर्म हो सकता है, क्योंकि धर्म तो हो सकता है, बट सेवा नहीं हो सकती।
ये आपकी जॉब है, आपका प्रोफेशन है। तो पहले के राज ज्योतिषी इतनी गहराई में क्यों जाते थे? क्योंकि उनकी जॉब थी। उनको जैसे कि आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर वो बहुत अच्छी तरह से आप नहीं करेंगे तो आपको डर है कि आपका बॉस उसको हटा देगा, आपको दूसरे दूसरे आदमी को रख लेगा। ये डर बना रहता है जब आप जॉब करते हैं तो या व्यापार करते हैं, तो आपको लगता है कि अगर आपसे बढ़िया किसी का प्रोडक्ट आ गया तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। ये डर है आपके दिमाग में, यही डर जरूरी होता है। लेकिन जब वहां सेवा आ जाती है तो यही डर चला जाता है, और यही डर जाने से, यही डर वाला डर चला जाने से ज्योतिष का सत्यानाश हो गया। तो सर्वाष्टक वर्ग की बात मैं कर रहा हूं इसको। आज कल मैंने कहा था कि वर्ग कुंडली ही पूरे देश में 10% एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं। सर्वाष्टक अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 0.001% यूज करते हैं, जबकि इसका ये एक अलग ही प्रकार की साइंस है। इससे आप हर चीज बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं राजा की बात, तो उन्होंने मंगल का भिन्नाष्टक देखकर बताया कि राजन आप इस दिशा से अपने शत्रुओं पर अटैक करिए तो आपकी जीत पक्की होगी। बट राजन ने कहा आप मेरे लिए पूरब दिशा कह रहे हैं हमको तो, और हमारे तो जो शत्रु है वो हम यहां से जाएंगे तो पश्चिम पड़ेगा, तो क्या करें? तो एक चाइनीज मेटाफिजिक्स में, क्या चाइनीज मेटाफिजिक्स के अंदर एक टर्म आता है की मैंडुंजा। सुना है कभी किसी ने चाइनीज मेटाफिजिक्स? पढ़ाई करी। चाइनीज मेटाफिजिक्स में टर्म आता है की मैंडुंजा, की के ई वाई की मैंडुंजा। ये हर चीज का सलूशन आपको बताता है। हमने बार बार हम कहते हैं धरती पर कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसको ऊपर वाले ने गरीब बनने के लिए तो पैदा नहीं किया। और किसी का बहुत बड़ा कोटेशन भी है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरेंगे तो केवल और केवल आपकी ही गलती होगी। सबको पता है किसने कहा था। तो गरीब पैदा होने की यानी हर व्यक्ति अच्छा कर सकता है अगर वो अपनी कुंडली के अनुसार करे। ये जरूरी नहीं है कि आपका मित्र कोई काम कर रहा है तो उसमें सक्सेस है तो आप भी वही काम करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। आपके मित्र की कुंडली वो कह रही है तो वो काम कर रहा है तो सक्सेस है, बट आपकी कुंडली वो नहीं कह रही है, तो जो आपकी कुंडली कह रही है वो आप काम करिए तो सक्सेस हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। बार बार मैं कहता हूं कि दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल व्यक्ति हैं वो जो भी कार्य कर रहे हैं ना वो उनके कुंडली में ही, तभी वो सक्सेसफुल है। और दुनिया में जितने भी अनसक्सेसफुल है, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे जो भी हो, अगर हम अनसक्सेसफुल हैं तो हम अपनी कुंडली के अनुसार काम नहीं कर रहे। ये चाइनीज मेटाफिजिक्स की मैंडुंजा का एक सबसे बड़ा फार्मूला है। तो राजा ने, तो जो राज ज्योतिषी ने कहा कि राजन एक काम करिए, आप अपनी पूरी सेना को लेकर के उस दिशा में चले जाइए, उस स्थान पर चले जाइए जहां से आप अटैक करें तो आपका शत्रु पूरब की तरफ पड़े, यानी जब आप चले तो पूरब दिशा पड़े। तो राजन ने वैसा ही किया। अपना पूरा साम्राज्य बोले जितने सेना थे, सेना नायक थे, सेनापति थे, अपनी सेना को लेकर के एक ऐसी जगह चले गए। वहां उन्होंने कैंप लगाया, डेरा बनाया और वहां एक रात रहे। और दूसरी सवेरे उन्होंने जब अटैक किया तो पूरब दिशा थी, वो जीत के आ गए। ये थी राज ज्योतिषी की साइंस, ये था उपाय। चाइनीज मेटाफिजिक्स फेल हो जाएगी यहां पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी कुंडली में जो हमको मिल गया, क्या हम उसको अलाइन नहीं कर सकते? पक्का कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी कुंडली में खराब मिला है, तो ये बहुत सारे लोग जो 0.001% की मैं बात कर रहा हूं, जो सर्वाष्टक कुंडली पढ़ते हैं, जैसे राजेश पांडे जी अभी कुछ कह रहे थे कि वो अष्टक भाव में या कुछ समथिंग बता रहे थे, उसका फलादेश करने के लिए, कुंडली का फलादेश करने के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि गलत करते हैं। सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक का प्रयोग अलाइनमेंट करने के लिए करना चाहिए। भाई हमारी कुंडली में मान लीजिए कि ये दिशा खराब है, तो क्या ये चीज खराब है तो क्या जिंदगी भर खराब रहेगी? नहीं, उसका सलूशन है।
बट उसका सलूशन वो नहीं है जो आप करवाना चाहते, वो नहीं है। जैसे इस भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक से आप ये बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस दिशा में जाए तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। पूरे दिन में वो कौन सा समय होगा, पूरे दिन में वो कौन सा समय होगा जिस समय वो अपने बॉस से बात करने जाए, अपनी सैलरी को बढ़वाने के लिए जाए, तो बॉस उसकी सुनेगा ही सुनेगा, उसको मना नहीं कर सकता। ये भिन्नाष्टक बताएगा आपको। 12 ज्योतिर्लिंग में कौन से ज्योतिर्लिंग की आप पूजा करें जिसकी एनर्जी आपसे टकराएगी और आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, ये आपको भिन्नाष्टक बताता है और सर्वाष्टक बताता है। राजेश जी ऐसा यूज करते हैं क्या? जी अभी शुरुआत की है। जी बहुत बढ़िया, करिए, ऐसे शुरुआत करनी है। अच्छा पहली बार आप सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इसको बताएंगे कैसे यूज करना मुकेश जी, आप चिंता ना करिए। एक होता है वास्तु, एक होता है वास्तु होता है। वास्तु में बोरिंग किधर करनी चाहिए, मतलब पानी किधर रखना चाहिए। कुछ लोग वास्तु करते होंगे, वास्तु के बारे में जानते भी होंगे, कुछ लोग वास्तु की प्रैक्टिस करते होंगे। ईशान्य कोण में, ये एकदम तो पहले फार्मूला काट दीजिए। अच्छा आप सोम जी जानते ही नहीं वास्तु, खैर कोई बात नहीं। उत्तर दिशा में, ये सब गलत है, ये सब गलत है, गलत है। क्या गलत है? ईशान कोण सूर्यकांत जी ये कुछ नहीं होता। हमने देखा दक्षिण दिशा में भी जिसकी बोरिंग है वो भी बहुत पैसे पीट रहा है दिन भर। अरे ये सब गलत है, रेडमी 9 पावर गलत है ये सब। ये आपको आपकी कुंडली का भिन्नाष्टक बताएगा कि आपको अपनी बोरिंग किधर करनी है। इसको बोलते एस्ट्रो वास्तु। एक जनरल वास्तु होता है, आते हैं और कुछ भी बता देते हैं, इधर डाल दो उधर डाल दो। कोई जरूरी नहीं है कि आपने ईशान्य कोण में अगर वहां पे करवा दिया, क्या करवा दिया, बोरिंग, हो सकता है उसका नुकसान हो जाए। नहीं नहीं संजीव जी ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको बताएगा चंद्रमा का भिन्नाष्टक, भिन्नाष्टक कि आपको बोरिंग किधर करनी है, आपको किचन किधर बनाना है। ये ये एस्ट्रो वास्तु कहलाती है। ये जनरल वास्तु से गलत है, इस पे मेरी काफी रिसर्च रही है, काफी काम किया हमने, हमारे टीचर्स ने, और देखा हम लोग दंग रह जाते थे कि जो नॉर्मल जनरल वास्तु है वहां लगा रहे तो कुछ लग ही नहीं रहे और अगला आदमी खूब पैसे निकाले पड़ा है, उसको तकलीफ ही नहीं है। उस व्यक्ति की कुंडली से जो वहां पे, उस व्यक्ति की कुंडली से जो वास्तु है वो वही आ रही है, लेकिन जैसे ही उसका बच्चा आया उसको नुकसान होने लगा, तो फिर उसने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। वास्तु के हिसाब से पश्चिम दिशा जलदत्त होता है, अनिरुद्ध कुमार पाठक जी, इसको जितनी जल्दी अपने दिमाग से डिलीट कर सके डिलीट कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं पूर्व दिशा में आप पूजा करिए, ये करिए, दक्षिण दिशा में भी पूजा करके आप जो है बहुत ज्यादा एनर्जी ले सकते हैं। ये है एस्ट्रो वास्तु, ये सब आपको सर्वाष्टक बताता है। नहीं जी गलत है ये सब कि पश्चिम दिशा, ये फिक्स नहीं हो सकती, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। आप कभी जाएं और देखें कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा कमा रहा है, आप देखेंगे वास्तु वहां एकदम आपके हिसाब से गड़बड़, क्योंकि आप जनरल वास्तु देख रहे हैं। आप उसकी कुंडली के अनुसार जब आप चीजें रखना चालू करेंगे, देखेंगे वाह ये तो सारी चीजें इसकी कुंडली के अनुसार मैच कर रही है। हो सकता है उसके बच्चे के अनुसार भी वही कुंडली आ जाए, मतलब वही वास्तु आ जाए, लेकिन उसका जब बच्चा हो तो पता चला कि नुकसान हो गया। बहुत सारे लोग ने आपने सुना होगा कि भाई दादा बहुत पैसा कमाए, पिताजी बहुत अच्छा किए, बेटे ने बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटे के हिसाब से वास्तु ठीक ही नहीं था। तो बेटे को, हर व्यक्ति को अपने अनुसार वास्तु करना चाहिए। आपकी कुंडली क्या वास्तु में कहती है वो, तो ये वास्तु की क्लास जब हम चालू करेंगे तब हम आपको एस्ट्रो वास्तु बताएंगे। ये एकदम गलत है, डिलीट मार दीजिए। ईशान्य कोण में जल होना चाहिए, ये होना हो भी सकता नहीं। उस व्यक्ति की कुंडली क्या बता रही है आपको ये देखना पड़ेगा। दक्षिण दिशा में उनका फाउंटेन लगा था, दक्षिण दिशा में
जल तत्व, अग्नि तत्व होता है ना, दक्षिण दिशा में फाउंटेन लगा था। अगला व्यक्ति इतना बढ़िया होटल चला रहा है, इतना बढ़िया होटल चला रहा है, एक दिन की कमाई हम लोग के हिसाब के बाहर है। किचन उत्तर दिशा में, लो कर लो जाके बात। उत्तर दिशा जिसको आप जल जल कह रहे हैं, बेच में करागा अस्वास्थ्य बताएंगे, करवाएंगे, सब चलेगा धीरे धीरे, टाइम लगेगा। तभी तो आपको बोला ना भैया, हम 6 महीने में आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बना सकते, 6 महीने में आपको पूरा प्रकांड विद्वान बना दिया। 20 साल तो हमको लग गया और अभी भी हम कुछ नहीं आता हमको, तो कम से कम 2 साल तो लगेगा ना 20 साल का अगर ज्ञान देंगे तो जो ये जनरल वास्तु करते पहले तो आप उनसे हाथ जोड़ लीजिए, ये लोग गलत करते हैं। ठीक, ये सब आपको बताएगा कौन, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी शकल आप अग्नि कोण में गुरुजी बताती है, सब गलत है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि अग्नि कोण जो है आग का स्थान है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो व्यक्ति की कुंडली पर डिपेंड करेगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी वास्तुकारक ने हटवाया और उसके दुर्घटना शुरू हुई। उत्तर दिशा में किचन को एक वास्तुकार ने हटवाया और उसके दुर्घटना शुरू हुई। ये देख लीजिए मुकेश शर्मा जी, आप ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति की जो एस्ट्रो वास्तु लग रही हो उसकी उत्तर दिशा में वो किचन बता रहा हो, हिसाब से बना, और परिवार में बाकी कुंडली की कुंडली कुछ अलग बताए, तब क्या होगा। बहुत बढ़िया, कौन क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है भाई, कौन पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन? कि कृष्णा पांडे जी, हाँ आप बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। तो ये देखा जाएगा कि उस किसके कमाई से घर का खर्चा चल रहा है, उसके लिए एस्ट्रो वास्तु लगेगी, उसकी कुंडली के अनुसार एस्ट्रो वास्तु लगेगी। बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे की कुंडली के अनुसार उसकी एजुकेशन का रूम कहां होगा, उस बच्चे के अनुसार होगा, उस बच्चे के अनुसार होगा। हम तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम तो घर का खर्चा चला रहे हैं ना अपने, तो हमारे हिसाब से बाकी वास्तु होगी, लेकिन एजुकेशन की वास्तु बच्चे के हिसाब से होगी। जी भूपेंद्र जी, गुरु जी, कोई व्यक्ति कुंडली के अनुसार हिसाब से मकान बनाता और फिर उसके बच्चे की कुंडली अलग हुई तो तुड़वाकर नया बनाना पड़ेगा क्या? हाँ जी, अगर अलग हुई, लेकिन 2 बातें ध्यान रखिएगा। जहां बोरिंग हुई है और जहां पे किचन हुआ है, जहां बोरिंग हुई है और वहां पे किचन हुआ है, वहां पर पहले आपको मंगल की पूरी पूजा करानी पड़ेगी, जो इसके वाकई जानकार होंगे, तभी वहां से बोरिंग हटवाइएगा। वरना जो बोरिंग लगी है उसको ऐसे बंद मत कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बहुत एक्सपीरियंस के बेसिस पर बात बता रहा हूं। जिस घर में जहां बोरिंग हो गई, अच्छी हो गई बुरी हो गई कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने वो बोरिंग बंद करा के दूसरी जगह करवा दी, बर्बाद हो गए। जब आप एक बोरिंग बंद कराते हैं तो वहां पर मंगल देव और शनि देव की पूजा कराना जरूरी है, लेकिन जो इसके जानकार हो, ये नहीं कि आपके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करने पंडित जी आ रहे उन्हीं से आपने करवा दी, क्योंकि वैसे तो आप वास्तु भी पूछ लेते हैं उनसे, पूरब में ये रख दो, पश्चिम में देखो, गड़बड़ा जाता है। नहीं, ये सब ऐसे हाथ, क्या आपका नाम पता नहीं क्या, हाथरस भाजपा जिला सहकारी संख्या पता नहीं क्या लिखे हैं आप, आपका नाम अपना लिखिए। हमारे घर के शिवलिंग की जल लहरी का मूत्र, ये ऐसे नहीं बताया जाता, आपकी कुंडली के अनुसार एस्ट्रो वास्तु चलता है। क्या जी, जल लहरी के मुंह उत्तर की ओर था तो रोज बीमारी और मौतों का सामना करना पड़ता था, देख लीजिए, जबकि उत्तर की तरफ तो पानी है। मतलब आप लोग अपना ही एक्सपीरियंस मुझे बता रहे हैं, मैं तो आपको फार्मूला बता रहा हूं, मैंने तो नहीं कहा कि ऐसा आप कुछ करिए, क्योंकि कुंडली में एस्ट्रो वास्तु चलता है। जनरल वास्तु, आप किसी भी वास्तु को अगर जानते हो, वास्तु सलाहकार को, उससे पूछिए क्या किचन हम उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, अगर वो बोल दे कभी नहीं लगाना चाहिए, समझ लीजिए उसको कुछ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। तो जिसने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर घर में एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए जिस व्यक्ति के घर कमाई से घर का खर्च चल रहा है उसके अनुसार
वहां की वास्तु बनानी चाहिए, लेकिन एजुकेशन के लिए बच्चे की वास्तु देखनी पड़ेगी, बच्चे की कुंडली के अनुसार। मान लीजिए आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं तो क्या होगा? तो जिसकी ज्यादा सैलरी हो, जिसका मेन खर्चा चल रहा हो। सर दोनों की ज्यादा सैलरी हो तो क्या करें? तो काल पुरुष की कुंडली में लग्न मेष राशि की है और मेष का स्वामी मंगल है, और मंगल एक पुरुष प्रधान व्यक्ति है, इस कारण से पुरुष की कुंडली ज्यादा वैलिड होगी। कब? मान लीजिए उस घर में पुरुष की कोई कमाई नहीं है और उसके घर की जो महिला है उससे घर का खर्चा चल रहा हो, तो महिला की कुंडली देखी जाएगी। लेकिन अगर पुरुष और महिला दोनों कमा रहे हैं, दोनों की सैलरी बराबर है, तो उस वक्त जो डिसीजन होगा फिर मेल की कुंडली से होगा, फीमेल की कुंडली से नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो गुरुजी किचन पत्नी की कुंडली से बनाना चाहिए क्या? नहीं। क्या किचन का जो सामान लाते हैं वो आपकी पत्नी के पैसे से आता है कि आपके पैसे से आता है? जी दिलीप कुमार जी, अगर आपके पैसे से घर चल रहा है तो आपके हिसाब से किचन होगा ना। पुरुष अधिक कमा रहे हो तो पुरुष अधिक कमा रहा है तो पुरुष के अनुसार चलेगा। मैंने कहा अगर बराबर भी कमा रहे हैं तब भी पुरुष की ही कुंडली देखी जाएगी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में लग्नेश मंगल का है। ठीक समझ में आ गया? गुरुजी जयपुर को वास्तु का क्षेत्र माना जाता है, वहां पर इतने पुराने राजा महाराजाओं की जमाने से स्थायी हम राजमहल बने हुए हैं। वास्तु उनका तो सही वास्तु रहता होगा तब। बिल्कुल, हम आज के समय में मूर्ख हो गए। पहले राजा महाराजा देख रहे हैं आप, सबके यहाँ राज ज्योतिषी होते थे, आज नहीं होते। एक चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। कोई भी एक पॉलिटिकल पर्सन आपके पास आया जो कि राजनीति में, और कहता है कि हमें कहां से चुनाव लड़े कि हमारा क्या, हमको जनता सपोर्ट करे, तो जनता का ग्रह कौन सा है? चलिए सपोर्ट का ग्रह कौन सा, सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको कौन करता है? माता। माता सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है ना अपने बच्चे को। और माता का ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग में जिस तत्व में ज्यादा बिंदु होंगे, फिर से सुनिए, चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग में जिस तत्व में ज्यादा बिंदु होंगे उस राजनेता को बता दीजिए कि भाई वहां पर आप जाके उस दिशा में चुनाव लड़ेंगे तो आपको जनता सपोर्ट करेगी। देखा, हमारे मोदी जी बनारस क्यों लड़ने आते हैं? आपको लगता होगा वो ज्योतिषी नहीं, ज्योतिष से सलाह नहीं लेते। क्या लगता है कि लेते हैं कि नहीं लेते? पक्का लेते हैं। दिक्कत ये हो गई ज्योतिषियों की, ज्ञान ज्योतिषियों से लिया जाता है और पब्लिकली कहा जाता है अरे नहीं सब बकवास है, अरे सब बकवास है। और जितने ऊंचे लोग हैं उतनी ज्यादा ज्यादा दिक्कत। समझ में आ रही है? इसको स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा, और स्टेटस क्यों खराब हो रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है। आधी जानकारी, आधी जान, जैसे दक्षिण दिशा में बोरिंग हटवा दी, भाई किसके अनुसार क्या फायदा कर रहा है? एस्ट्रो वास्तु लगाएगी उन्होंने। खैर, जब वास्तु की क्लास चलेगी तो हम लोग बात करेंगे। तो ये जो मैंने दिशा लिखवाई, ये कैसे कैसे आगे काम करेगी वो बात में मैं बताऊंगा, लेकिन ये दिशा आपको कम से कम याद होनी चाहिए। आप जैसे एक देखिए, कोई आप कंपटीशन देने जा रहे हैं या अपने जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू ज्ञान बुद्धि कारक कौन है? कैसे जानेंगे? सब ऐप में है, सारी चीजें सॉफ्टवेयर में है हर्षिता जी। आपको अलग से कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन अब हमको सॉफ्टवेयर से मिलती है। अगर हम कैलकुलेशन करने लगे तो हम तो फलित ज्योतिष छोड़कर के गणित ज्योतिष करने लगे बुद्ध से।
तो बुध के भिन्नाष्टक वर्ग में आइए, सुनिए, जिस जो जो लोग जॉब जानना चाहते हैं कि हम जॉब में कहां जाएं और हमको सक्सेस मिल जाए, तो अपने अपने बुध के भिन्नाष्टक वर्ग में जाइए और वहां पे तत्व की राशि के अनुसार जितने बिंदु मिले उनको जोड़ लीजिए। यानी अग्नि तत्व की राशि हो गई 1 5 9, तो 1 5 9 में जो बिंदु है उनको ऐड कर लीजिए। अग्नि तत्व की, फिर पृथ्वी तत्व की राशि हो गई 2 6 10, उसके जितने बिंदु उसको जोड़ लीजिए। तो ऐसे आप देखेंगे जिस तत्व के राशि समूह में ज्यादा बिंदु मिले हैं, अगर आप अपना इंटरव्यू उस दिशा में देने जाते हैं तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। बिंदु का मतलब क्या है? क्या बताएं भाई, बताएंगे हर्षिता जी, टाइम लगाने दीजिए। अब जो लोग जानते हैं वो तो हमारी बात समझ गए, आप लोग की क्या गलती है, अभी आप लोग पहली बार सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, टाइम आने दीजिए, सब कुछ जानेंगे आप। ठीक है, डिप्रेस नहीं होना है, धीरे धीरे चीजों को समझना है और आगे बढ़ते जाना, रोज अपना ज्ञान बढ़ाते जाइए। यही है ज्योतिष, कभी पूरा नहीं मिल पाएगा ज्ञान, मतलब कभी पूर्ण हो ही नहीं पाएंगे। जितना भी आप पूर्ण हो जाए लगेगा भी और ये भी पढ़ ले, लेकिन ठीक है, करते जाइए। अब जरा सुनिए जरा बात को, मान लीजिए आपकी दिशा आ गई क्या, पश्चिम आ गई। पश्चिम दिशा किसकी हो गई, किस तत्व की पश्चिम दिशा बताइए, वायु तत्व की। वहां पे आपको सबसे ज्यादा नंबर मिल गए। बट भाई आपका इंटरव्यू थोड़ी ना, आप वो तो एम्प्लॉयर जो जिस कंपनी में जा रहे हैं, तो पता चला आपके घर से 23 तारीख को जो वीडियो बनाई थी वो अभी नहीं है, मैं उस दिन लिखा नहीं था। तो देखेंगे क्या चीज मैं बोल रहा हूँ, समझ भूल गए भाई, बीच में डिस्टर्ब ना करिए, मैं भूल जाऊंगा, फिर नुकसान आप ही लोगों को होगा। क्या बता रहे थे, हाँ, मान लीजिए पश्चिम दिशा आपके अनुसार आ गई जिसमें सबसे ज्यादा बिंदु आपको मिले हैं, लेकिन आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं वो घर से आपके उत्तर दिशा में है, तो अब आप क्या सफल नहीं होंगे क्या? फिर लगा देते हैं चाइनीज बटा फिजिक्स, जो राज ज्योतिषी ने राजा को बताई थी वही हम आपको बता देते हैं। क्या आप घर से पहले वहां चले जाइए, आप घर से पहले वहां चले जाइए जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो पश्चिम दिशा में पड़े। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए हमारी कुंडली में पूरब दिशा में जब हम जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मान लिया, एक उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया, अपने ऊपर ले लिया। अब मैं अभी पटना में बैठा हूं और मुझे आगरा इंटरव्यू देने जाना है या कानपुर इंटरव्यू देने जाना है, तो पटना से कानपुर तो पश्चिम दिशा हुई, बट मेरे लिए कौन सी दिशा थी अच्छी, पूरब। तो मैं पटना से डायरेक्ट अगर चला गया कानपुर इंटरव्यू देने तो मेरा हो सकता सिलेक्शन ना हो। अब क्या करें, तो हम एक काम करेंगे, हम पटना से सीधा फ्लाइट पकड़ के दिल्ली चले जाएंगे घर, और दिल्ली से सवेरे सवेरे शताब्दी लेकर के कानपुर आ जाएंगे। हो गई ना पूरब दिशा, काम खत्म। पटना से पहले हम दिल्ली चले गए फ्लाइट पकड़ के, वहां एक रात रुके, सवेरे सवेरे हम उठे, ट्रेन पकड़ी मैंने शताब्दी कानपुर, कानपुर वाली, और आ गए। तो अब दिल्ली से कानपुर कौन सी दिशा हो गई, करके देखेंगे तो आपको ईस्ट थोड़ी नजर आने लगेगी। हो गया सिलेक्शन। ये हो गया उपाय, ये है उपाय। ये नहीं कि हमने खोपड़ी पटकवा ली शंकर जी के ऊपर, जाओ यहां गंगा जी में जाके जरा 14 बार डुबकी लगाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं करना आपको, ऐसे उपाय बताने। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है आपको? ये सर्वाष्टक जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको, बहुत सर्वाष्टक बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन देता, बहुत सारी चीजों की। तो बताते हैं, अब स्टार्ट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाव, भाव, भाव किसी भी कुंडली में फिक्स। और ये भाव जो मैं आज बता रहा हूं, सर दिशाओं के बारे में एक बार फिर बताइएगा, जरूर बताएंगे। भावेश पाठक जी लिखिए, अग्नि तत्व की राशि थी 1 5 9 और उसकी दिशा कौन सी थी, ईस्ट, पूरब दिशा।
पृथ्वी तत्व की राशि थी 2, 6, 10 और उसकी दिशा कौन सी थी? साउथ, दक्षिण दिशा। वायु तत्व की राशि थी 3, 7, 11, उसकी दिशा थी पश्चिम, वेस्ट। जल तत्व राशि की राशियां थी 4, 8 और 12 और उसकी दिशा थी उत्तर। ठीक है भावेश जी, समझ में आ गया? हाँ जी अजय भारद्वाज जी, पहले दिल्ली जाएं और फिर वहां चले, ये उपाय हो गया। चलिए भाव पढ़ते हैं हम लोग। देखिए भाव जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन भाव एक ऐसी चीज है कि जितना आप जानेंगे, जितना जानेंगे उतनी नई नई बातें आपको समझ में आएगी। आज भी मैं कुछ बातें भाव के बारे में पढ़ता जाता हूं। भाव जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछने आया है, वो जिसका जो क्वेश्चन है वो कुंडली के किस भाव से देखा जाता है, आप उसको आंसर क्या करेंगे? कोई व्यक्ति आया आपके पास और कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा। अब आपको कौन सा भाव देखना होगा बताइए? हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा हॉस्पिटल में एडमिट, ये क्वेश्चन है उसका। तो आप कुंडली में कौन से देखिए, प्रभात तिवारी करे छठा भाव। छठा भाव कहां से हॉस्पिटल का आ जाएगा? 12वां, देखिए कुछ, अरे भैया ऐसा ऐसा काम ना करो भाई। कुछ लोग कह रहे हैं 8वां, कुछ लोग कह रहे हैं क्या। 12वां भाव होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। तो ये भाव ही आपकी पैसे को बढ़ाएंगे। पता चला कोई व्यक्ति आया आपसे कंसल्टेंसी करने की, भाई ज्योतिष की आपसे कंसल्टेंसी लेनी है, और आपको तो यही नहीं पता कि भाव कौन सा किसका है, तो आपको पैसा देगा क्या? और फिर तो पता चला कि भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए भाव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक, और कल मैंने बताया था जन्म कुंडली का D1 भाव, D1 यानी डिविजनल चार्ट 1 बहुत सारी बातों को बताता है। तो पहले वो बहुत सारी बातों को हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हम लोग डिविजनल चार्ट्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले डालिए लग्न, प्रथम भाव जिसको कहते हैं लग्न। ये क्या बताता है? लग्न मतलब हम खुद, लग्न मतलब हम खुद, व्यक्ति का शरीर बताएगा, व्यक्ति का शरीर बताएगा, उसका रंग बताएगा, उसका रूप बताएगा। जैसे आपको मैंने कई सारी राशियां पढ़ाई, राशियों के बारे में बहुत सारी बात बताई, एक जनरल परसेप्शन दे रहे हैं, मतलब हम ये कोई नहीं कह रहे कि ये लग ही जाएगा। लेकिन अभी तक आपके सुनने से दिमाग में क्या आता है कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा स्मार्ट होगा, कौन सी राशि, मतलब कौन सी उसकी लग्न हो जाए, लग्न में कौन सी राशि आ जाए कि उसके अंदर स्मार्टनेस आ जाए? कोई बता सकता है? चलिए नहीं बता सकते कोई बात नहीं भाई, मीन कहां से? हाँ अजय भारद्वाज जी सही। सुंदरता, सुंदरता का ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र की राशियां कौन सी है? 2 और 7। लेकिन 2 तो है पृथ्वी तत्व, वो तो हिलाए नहीं हिलेगी, और वो है बैल। और बैल कितना खूबसूरत होता है आप तो जानते ही हैं, उसकी खूबसूरती के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा ही फिर राशि बच गई? तुला। ये एक जनरल परसेप्शन है, लेकिन पहले आपके दिमाग में ये आइडिया लगना चाहिए कि अगर व्यक्ति स्मार्ट है तो हो सकता है तुला लग्न हो। अब लग्न पर शुक्र की दृष्टि भी हो जाए या शुक्र देव बैठ जाए आके, वाह सोने पे सुहागा। एक सुंदर ग्रह की राशि, मेरा तो 2 है और मैं सांवला हूं, तो मैं कहां कह रहा हूं कि आप सांवले हैं तो आप सुंदर नहीं है। सुंदरता का सांवला सा क्या लेना देना? तो आप किशन का नहीं है, नाम भी आपका किशन पांडे जी तो कृष्ण भगवान भी सुना था कि वो सांवले थे, आपने नाम भी रख लिया। ठीक है। अच्छा बहुत सारे लोग ना, हमारी मतलब हमारे दोस्त की एक दादी थी, अब नहीं रहे, दादी हैं बहुत, मतलब उम्र हो गई।
वो सुंदरता का मतलब जानते, कहती थी कि जो गोरा वही सुंदर है, चाहे जैसा, मतलब दांत एकदम खपड़े जैसा दांत हो, नाक चिपटी हो, वो सुंदरता का मतलब केवल गोरा ही समझती थी। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ किशन जी, ये जनरल परसेप्शन था लोगों का। गोरे का मतलब ये थोड़ी ना कि जो सुंदर हो, उसकी नक्काशी कैसी, उसके चेहरे की बनावट कैसी है। बहुत सारे सांवले लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। किशन जी के बारे में तो बहुत बताया गया कि बहुत सुंदर, आपका नाम भी किशन पांडे है। तो ठीक है ना। गोरा और काला कैसे पता चलेगा वो भी बताएंगे आपको, पहले आप समझिए। मैं बता रहा, तो मान लीजिए एक खूबसूरत ग्रह की राशि आ जाए लग्न में, खूबसूरत ग्रह बैठ जाए लग्न में, और बढ़िया हो गया। शुभ ग्रह आ जाए, और बढ़िया हो गया। उनका विंशोपक बल बहुत स्ट्रांग हो जाए, और बढ़िया हो गया। उसको बिंदु सर्वाष्टक में ज्यादा मिल जाए, और बढ़िया हो गया। तो ऐसा व्यक्ति फिर बढ़िया क्या, बहुत सुंदर हो जाएगा। यानी सारी चीजें शुभ हो गई ना। अब पता चला कि लग्न में तो बड़ी सुंदर राशि है शुक्रदेव की, बट वहां पे जो ग्रह हैं वो थोड़े गड़बड़ ग्रह आ गए। कौन आ गए? शनि आ गए। लो रंग ले लिया। कौन सा रंग ले लिया? काला। शनि ना है, उनकी दृष्टि आ गई। उनकी दृष्टि नहीं है, उनकी नक्षत्र आ गई। बताया था नक्षत्र का भी तो फर्क पड़ेगा। कोई और दो चार ग्रहों ने जरा, राहु केतु मंगल शनि, थोड़ा सा जो अपनी नजरें भी घुमा ली उस पर, शुक्र पर अपनी नजरें घुमा ली, ले लिया, हो गया, खुश हो गए। फिर देखिए आपका चाहे जितनी सुंदर राशि हो, तो राशि एक पहला पैमाना है। उसके बाद और भी चीजों को देखना होगा। मेरी आपकी तुला लग्न है रेडमी 9 पावर, तो फिर लग्न में कौन बैठा है आपके? कोई बैठा हुआ है रेडमी 9 पावर? ये रेडमी 9 पावर अपना नाम चेंज कर लो भाई यार। हम्म। सूर्य बैठे, बहुत बढ़िया। अब देखिए इनकी तुला लग्न है और लग्न में सूर्य बैठ गए। सूर्य की चमक चली गई, काय कि नीच के हो गए। सूर्य की चमक चली गई क्योंकि वो नीच के हो गए। मेरा लग्नेश तुला समझ में आया जिसके। तो अब आपके पास सूर्य का रंग होगा। कैसा सूर्य का रंग होगा? सूर्य का रंग कैसा होगा? सूर्य का रंग कैसा होगा? तांबे जैसा होगा। तांबे जैसा होगा। तो जिसकी तुला लग्न थी उसका रंग कैसा है भैया? अब देखिए शनि और शुक्र बैठ गए, शुक्र तो ठीक है, और शनि लग्न में बैठ गए, वाह, तब तो गड़बड़ हो गई भाई। शनि लग्न में आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है। रोहास जी ने चेंज कर लिया अपना नाम। अच्छा, रोहास जी ने चेंज कर लिया, ठीक, अच्छी बात है। हाँ जी। लाल। तो जिसका सूर्य था तो क्या कलर था उनका? उसमें केतु बैठे, भाई केतु की तो बात ही खत्म है। खैर, अब समझिएगा, खुद धीरे धीरे समझेंगे आप लोग। तो हमें लग्न से क्या पता चलता है? व्यक्ति का शरीर, उसका रंग, उसका रूप, लिखते चलिएगा सब लोग कॉपी पेन में। रंग सांवला है, होगा ना? बता तो रहे। वहां कहीं शनि उनि की कुछ नजर भी हो गई होगी, नक्षत्र आ गई होगी, बहुत सारी बातें आपको देखनी पड़ेगी। व्यक्ति का हेल्थ, हेल्थ जो है वो फर्स्ट हाउस बताता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य खराब हो रहा है कि अच्छा, ये उसका लग्न देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आंख के ऊपर का हिस्सा है, आंख के ऊपर का हिस्सा है, वो लग्न है। अब आंख के ऊपर के हिस्से में क्या आएगा? मस्तिष्क। आंख के ऊपर के हिस्से में क्या आ जाएगा? मस्तिष्क आ जाएगा, दिमाग। ये सब लग्न से पता चलेंगे। इसीलिए याद करिए मैंने क्या कहा था। ये सब नोट कर रहे हैं ना, सब आप लोग नोट करिएगा। लग्न से, लग्न से मस्त, आंख के ऊपर का पोर्शन, मस्तिष्क और दिमाग। इसीलिए मैंने कहा था
कि आपका मस्तिष्क और दिमाग कौन है, लग्नेश है। तो लग्नेश जिस राशि में चला जाएगा तो आपके सोचने का तरीका वैसा हो जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा था लग्नेश को हमेशा प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर वो लग्नेश जिस राशि में बैठ जाए तो उस व्यक्ति के सोचने का ढंग वैसा होगा कि नहीं होगा। और यही हमने अभी 2-3 क्लास में यही पढ़ाया कि अग्नि तत्व राशि में तो व्यक्ति गुस्सैल होगा, एग्रेसिव होगा, एक्शन वाला होगा। उसमें से भी मेष राशि में आ जाए तब तो मारपीट करने वाला होगा। सिंह राशि में आ जाए तो अथॉरिटेटिव होगा, अपने आगे किसी की सुनेगा नहीं, डांटने वाला होगा, गुस्सा करने वाला होगा। लग्न में शुक्र है, अच्छी बात है। किस राशि में है ये देखिए, किस राशि में है ये देखिए, लग्न पर पड़ने वाली दृष्टियां देखिए, लग्नेश की पोजीशन देखिए। तो केवल एक ग्रह मत खेलिए आप लोग, बहुत सारी बातें देखनी पड़ेंगी। तो अब ये क्या होता हो तो आपको बता ही दिया ना हमने हर्षित जी कि कहां पर होगा। पृथ्वी तत्व में होगा लग्न और लग्नेश, तो बता ही दिया क्या उसका फर्क पड़ता है। बात तो हो चुकी ना। तो हमने क्यों लग्नेश को लिया था आज समझ में आया, क्योंकि वो मस्तिष्क है, दिमाग है। हम जैसे ही वो हमारी किसी भी राशि में पड़ा होगा उस व्यक्ति के सोचने का ढंग वैसा ही होगा। इसीलिए मैंने कहा था लग्नेश को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे नंबर पे सूर्य राशि को, तीसरे नंबर पे चंद्र राशि को। अब देखिए किसी भी व्यक्ति का लग्न गड़बड़ हो जाए तो आप क्या कह सकते हैं कि उसको ब्रेन की समस्या हो सकती कि नहीं हो सकती। हो सकती है भाई, लेकिन ऐसे नहीं। कल मैंने बताया था हमें अपने आप को कंफर्म किससे करना पड़ेगा, डिविजनल चार्ट से, वर्ग कुंडलियों से, वर्ग कुंडलियों से। अभी कुछ समय पहले की घटना है, मतलब अभी लॉकडाउन के समय की, पिछले साल की घटना, 1 साल से ऊपर हो गया होगा। एक मतलब कि हमारे दोस्त, मतलब क्या हमारे मतलब सीनियर हैं, मतलब यहाँ नहीं बाहर की बात है, हमसे सीनियर हैं। उन्होंने अपनी बेटी की कुंडली मतलब हमको दिखवाई थी। तो हमने देखा, हमने कहा इसको ब्रेन की कुछ समस्या है। कह रहे नहीं इलाज तो चल रहा है, लेकिन डॉक्टर कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं कहा पक्का है। हम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हुए। तो अभी मैं आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। इसमें आप ये बताएंगे कि व्यक्ति के किस अंग में समस्या होगी, कब होगी, ये आप निकाल लेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट और बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है। किस अंग में समस्या होगी, कब समस्या होगी। तो चूंकि अभी मैंने बताया लग्न क्या है, ब्रेन है और दिमाग है। अब मुझे शक हुआ कि लग्न की पोजीशन भी गड़बड़ थी और लग्नेश की भी गड़बड़ थी और मैलेफिक प्लैनेट की कुछ पोजीशन ऐसी थी। लेकिन मुझे क्या हुआ कि मैं हर कोई भी ऐसी बात नहीं कहता जब तक मैं कंफर्म ना करूं। तो मैंने कंफर्मेशन के लिए क्या टूल बताया आपको, क्या करना चाहिए, वर्ग कुंडलियों पे जाना चाहिए। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन सी वर्ग कुंडली देखी जाएगी, D1 चार्ट लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। D1 चार्ट यानी जन्म कुंडली, D3 यानी द्रेशकाण कुंडली, D9 यानी नौमांश कुंडली, D12 यानी द्वादशांश कुंडली, और D30 त्रिशांश कुंडली। इन सारी कुंडलियों में देखना होगा। एक कुंडली से आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। मैंने देखा D1, D3, D9, D12, D30 सब में लग्न गड़बड़ा रही है। पहले शक कहां से होना चाहिए, शक कहां से होगा, किस कुंडली से, बताइए जल्दी से। कल जैसे मैं बता रहा था कि जब तक हमको शक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वेरी गुड ललित जी, D1 से। मैं फिर से बोल दे रहा हूं भूपेन जी, आप लिखिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लग्न से नहीं, जन्मांग कुंडली से। मुकेश जी हमको शक कहां से होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है कि सही है, D1 से। वो पहला टूल है आपके पास। आप मोबाइल जब उठाते हैं और किसी ऐप को अगर टिक करते हैं और वो ऐप नहीं खुल रहा है तो आपको डाउट होता है ना कि भैया खराब है। तो मोबाइल का वो जो स्क्रीन है वो कौन है, D1 है।
जन्म कुंडली है वो। अगर वहां कुछ समस्या आ रही है तो उसका कंफर्मेशन हम लोग कहाँ करेंगे, आगे की वर्ग कुंडलियों में करेंगे। कौन कौन सी, मैं फिर से बोल देता हूं, D1 यानी जन्म कुंडली, वहां से तो आपको करना ही है। दूसरी वर्ग कुंडली D3, D3 3, जिसको बोलते हैं दृष्काण कुंडली। तीसरी होती है D9 नौमांश कुंडली। चौथी D12 यानी द्वादशांश 12 कुंडली D12। और अगली D30 त्रिशांश 30। इन सारी कुंडलियों को मैंने देखा कि उस व्यक्ति की लग्न गड़बड़ है, मतलब उस बच्ची की लग्न गड़बड़ थी। और साथ में लग्नेश की भी स्थिति गड़बड़ मुझे 2 से 3 कुंडलियों में दिखाई। मतलब लग्न में तो मुझे सब दिखाई दिया, लग्न में सॉरी D1 में तो मुझे लग्न भी दिखाई दी गड़बड़, लग्नेश भी दिखाई दिया। और वहां पर क्या, मैलेफिक प्लेनेट शनि राहु केतु की पोजीशन भी मुझे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जब मैंने इस अपने कंफर्मेशन को फर्दर क्लैरिफाई किया, अपने आप को क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि क्या मेरा सोचना सही है, तो मैंने D3 D9 D12 D30 चार्ट पे जब हम गए तो मेरा शक और गहराता गया और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा कि इस व्यक्ति का ब्रेन के डॉक्टर को जरूर चेक कराएं। वो चूंकि उनका हमारे ऊपर विश्वास है, आज भी विश्वास है, क्योंकि जानते हैं अगर मैं कोई बात बोलूंगा तो ऐसे नहीं बोलूंगा, उसका मतलब होगा। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं कोई ऐसे फालतू बातें हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई बताता है, सब चीजें ठीक है, ब्रेन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दवाइयां जो चला रहे हैं आप चलाते रहे, आगे समस्या नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो तो मना करे। मैं कहा फिर आप दूसरे डॉक्टर को क्रॉस वेरीफाई कराइए। जब उन्होंने क्रॉस वेरीफाई कराया दिल्ली में तो उनको ब्रेन के अंदर एक समस्या नजर आई। डॉक्टर ने कहा, तो वो पहले डॉक्टर के पास उसकी रिपोर्ट लेके गए, कहते ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख रहे हैं ज्योतिष किस प्रकार से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हेल्प करती है। उन्होंने नहीं माना कि एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, ये वाला मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था, बट उस जो गार्जियन ने, जिस बच्ची के फादर ने मुझसे कुंडली दिखाई, तो मैंने जब वो बात उनको बताई तो कह रहे नहीं दवाइयां चल रही बट डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे। वो कई बार मुझसे उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया, मैंने हर बार एक ही आंसर दिया कि मेरा शक है, और शक के बेसिस पर आप चेक क्यों नहीं करवाते। तो चेक जब जब उनको ऐसा लगा भाई बेटी की बात है, सभी सभी गार्जियन है, सभी मदर फादर सभी अपने बच्चे को प्यार करते हैं, उन्होंने चेक जब करवाया तो वही चीज निकल के आई। तो जो पहले जो डॉक्टर थे उनको भी लगा कि नहीं उनसे कुछ गलती हो रही है। तो यानी इस प्रकार से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करेगी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत डीपली हम लोग उतरने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि कौन सा रोग होगा या आप ऐसे बता देंगे तुरंत, लेकिन केवल लग्न से देखने की कोशिश ना करिएगा। लग्न आपके दिमाग में शक पैदा करेगी और उस शक पर आपको कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब क्या है, अरे भाई मन्ना ओझा जी लग्न 2 में है, 10 में है, 9 में है, छोड़ दीजिए। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ अपनी कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं कि आप ज्योतिष सीख रहे हैं। अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करने आ रहे हैं तो आप कल से मत आइएगा, आप कुंडली यहां सीखने आ रहे हैं। आपकी लग्न 2 है, लग्न 10 है, 14 है, 25 है, उसे छोड़ दीजिए। जब धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी तो आपको अपने बारे में भी समझ में आएगा, अपने आप के बारे में भी समझ में आएगा और दूसरों के बारे में सब। लेकिन आप जब अपनी कुंडली को आगे रख रहे हैं तो आप मेरी बात को कैसे सुन रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ स्किप कर जाएगा। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो छोड़ दीजिए आपकी कुंडली में जो बात हो, आप जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको लिखिए। तो मैं ये कह रहा था कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि यहां पर चीजों को कैसे हम लोग पकड़ लेते हैं तुरंत, ये ज्ञान मैं आपको जरूर दूंगा। तो समझ में आ रहा है आपको। तो यानी जो हमारा जन्म कुंडली है का जो लग्न भाव है वो हमारे ब्रेन का है और किसका है, मस्तिष्क का है, दिमाग का है। अगर वो चीज गड़बड़ हो जाएगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। इसीलिए तभी तो मैंने कहा था कि लग्नेश मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का मेष राशि में चला गया, तो लग्नेश अगर किसी भी व्यक्ति का मेष राशि में चला गया तो उसका दिमाग मंगल के घर में चला गया, फायरी में, तो वो दिमाग तो हमेशा उसका गर्म ही तो रहेगा।
उसका टेम्परेचर नापेंगे तब भी आपको 100-200 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिल जाएगा। मतलब अभी मान लीजिए मेरा लग्नेश मेष राशि में होता और मन्ना ओझा जी ने ऐसी बात लिखी होती, तब तक तो इनको ये सिस्टम के अंदर घुस के इनको जो हम समझ लेते। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब आप अपने ऊपर सीरियसली मत लीजिएगा, एक मैं एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि ब्रेन उस व्यक्ति का कैसा है, मंगल की राशि में। मंगल क्या है? एक ऊर्जा है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार बताया भी होगा क्लास में, मंगल एक ऊर्जा है। और अगर ब्रेन ही उस ऊर्जा के घर में चला जाए तो आप समझ रहे ब्रेन की ताकत क्या होगी, ब्रेन की ताकत क्या होगी, आप समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए लग्नेश का सही ढंग होना थोड़ा जरूरी होता। बट देखिए ये आप चेंज नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, हमने आपको उसका तरीका भी बताया। अब जरा एक चीज देखिए, मैंने आपको कहा 2-3 बातें बतानी है मुझे और, कि आंख के ऊपर वाला हिस्सा आपका लग्न भाव है, ऊपर वाले हिस्से में बाल भी तो आते हैं, तो बाल भी, किसका बाल रहेगा, किसका बाल उड़ जाएगा, किसका बाल सॉफ्ट होगा, किसका बाल हार्ड होगा, प्लेनेट बताएंगे, प्लेनेट बताएंगे। समझ में आ रही बात? तो बाल, अब कोई आए कि हम गंजे हो जाएंगे, आप देख लेंगे लग्न कैसी है। अब जिसका क्या फार्मूला वो बताएंगे आपको, आप चिंता ना करिए, लेकिन पहले आप ये सीखिए कि इसको देखना कहां से। अब किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या करें? तो आपकी नजर कहाँ जानी चाहिए? लग्न पे जानी चाहिए। अब लग्न अच्छी है कि खराब है, वो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको समझ में आएगा। खराब अच्छी सब हम बताएंगे। तो क्लियर हो गई बात आपको? बाल का भी रंग कैसा होगा, बाल का रंग कैसा होगा, बाल रहेंगे कि जाएंगे, लग्न बताएंगे आपको। ठीक। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आंख के ऊपर का हिस्सा, ये हमारा मस्तिष्क भी आता है ना, ये माथा भी आता है ना, ये सब पूरा। कुछ लोग कहते हैं हमारा सर बहुत दर्द करता है, लग्न पे देखिए कोई ना कोई मैलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट होगा, या उसकी नक्षत्र होगी, या लग्नेश गड़बड़ होगा। भाई सर ही तो दर्द कर रहा है, तो सर मतलब क्या, लग्न। अच्छा, पीड़ा का कारक कौन है? पीड़ा का कारक, दर्द का कारक कौन है, बता सकता है कोई? दर्द कौन देता है, दर्द? शनिदेव। बहुत बढ़िया ललित जी, शनिदेव, एकदम सही मुकेश जी। ललित जी, और ये राजेश जी और ये मुकेश जी जवाब देते, बाकी लोग से भी उम्मीद है। हाँ जय भारद्वाज जी, एकदम सही। और भी लोग जवाब दिया करें, गलती दिया करें, कोई बात नहीं, सही देंगे, जरूर थोड़ा सही दे। अरे धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी, पहले सोचिए तो आप। पहली पहली बार बच्चा लिखना चालू करता है तो क्या सही लिखता है? क्या ना, गलत लिखता है। जितना पहली बार वो गलत लिखेगा, उतना उसके सही होने के चांसेस होंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस करेगा। तो शनि पीड़ा का कारक है, तो मेरा कहने नहीं, राहु नहीं हो सकता, राहुल जी, राहु नहीं, अच्छा राहुल और राहु तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है, राहु नहीं हो सकता। शनि होते हैं पीड़ा के कारक। आपकी बॉडी में दर्द है, कहाँ दर्द है, शनि देखिए। गोचर में भी शनि अगर लग्न में है तो सर में दर्द होगा, और अगर किसी के परमानेंट है तब तो पूछिए नहीं। किसके किसके लग्न में शनि का प्रभाव है और उनके सर में दर्द है, बताइए। लग्न में शनि, अच्छा अच्छे शनि का नहीं, बुरे शनि का प्रभाव मेरे है, सूर्यकांत जी। तो आपके सर में दर्द होता है सूर्यकांत जी? आपके सर में नहीं होता, तो आपका शनि फिर ठीक होगा, अच्छा शनि होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। गोचर भी वहां पे इंपैक्ट करेगा, चलने वाली दशा भी इंपैक्ट करेगी, कई सारी चीजें। तो लग्न में अगर शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं आ जाए तो वहां पे पीड़ा होगी, क्योंकि पीड़ा का कारक शनिदेव है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जो ये मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क, टाइम ज्यादा हो गया क्या? जो ये मस्तिष्क है, माथा, लाल किताब कहती है कि हर प्लेनेट को भाव के अनुसार आप प्लेस कर दो और उसका उपचार ले लो। क्या मैंने बोला? लाल किताब कहती है कि आप ग्रह को
उपायों के द्वारा अपने किसी भी भाव में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी भी प्लेनेट को लग्न में रखना है, लाल किताब का ये उपाय है, इसीलिए लाल किताब उपायों के लिए है। हमें मान लीजिए ये समझ में आया कि हम इस प्लेनेट को उठा के लग्न में लेके चले जाएं तो ये प्लेनेट हमारा अच्छा हो जाएगा। सर आप अच्छा और बुरा बता रहे लेकिन देखा कैसे है वो नहीं बता रहे, उसके लिए टाइम वो बताएंगे। तो ये पहले चीजों को तो आप समझिए। तो क्या करे वो व्यक्ति, तो उस ग्रह का जो रंग है, जिस ग्रह को वो लग्न में लाना चाहता है, जैसे कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और किसी व्यक्ति की कन्या लग्न की कुंडली है, किसी भी व्यक्ति की कन्या लग्न की कुंडली है, अच्छा जैसे रावण ने रखा था, हाँ वो अलग चीज है, मैं जरा दूसरी चीज बता रहा हूँ राजेश जी, सुनिए आप उसको, आपको भी समझ में आएगी बातें। किसी की कन्या लग्न की कुंडली है और वो चाहता है कि उसका बुध उच्च का हो जाए, उसको जरूरत है क्योंकि उसको एजुकेशन लेनी है, उसको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बुध एजुकेशन का कारक है और कन्या लग्न की कुंडली उसका एक तो लग्नेश भी है और वो साथ में गड़बड़ स्थिति में कहीं है, लेकिन वो चाहता है कि उसका बुध लग्न में आ जाए। तो लाल किताब कहती है कि बुध का जो भी रंग है उसका वो टीका लगाया करे। लीजिए हो गया उपाय। क्यों टीका मतलब लग्न, टीका मतलब लग्न भाव, मैंने बताया यही तो लग्न है, यही तो लग्न है। और उस ग्रह का रंग ले लिया, बुध का कौन सा रंग होगा, हरा, तो हरे कलर का टीका लगाइए। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की मकर लग्न है, मकर लग्न समझ गए। पहले ये मुझे बताइए, गुरु, देव गुरु बृहस्पति नीच के कहां होते हैं, नीच के किस राशि में होते हैं बताइए। हमारी आवाज सब तक जा रही है? जी ठीक है, चलिए। मकर राशि में देवगुरु नीच के होते हैं। अब कोई किसी भी व्यक्ति की मान लीजिए मकर लग्न की कुंडली है, क्या है, मकर लग्न की कुंडली है, और वो पीले कलर, पीला कलर किसका है, देवगुरु बृहस्पति का, या हल्दी या पीला कलर का अगर वो टीका लगाएगा तो वो अपने गुरु को तो जबरदस्ती नीच का कर रहा है। नहीं समझ में आई बात, ये बात समझ में आई कि कैसे वो नीच का कर रहा है, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। कन्या के हिसाब से तो उसको हरे रंग का टीका लगाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हम यही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल लगाए, कौन मना करता। नहीं आई संजीव जी, भाई गुरु का रंग कैसा है, पीला, गुरु का रंग कैसा है, पीला है। और अगर किसी भी व्यक्ति की मान लीजिए मकर लग्न की कुंडली है, क्या है, मकर लग्न की कुंडली है, तो अगर वो पीले कलर का टीका लगा रहा है तो गुरु को मकर राशि में लेके जा रहा है ना, तो गुरु तो मकर राशि में नीच के हो गए, गुरु तो मकर राशि में किसके हो गए, नीच के हो गए। तो अगर मान लीजिए उसकी कुंडली में गुरु नीच के नहीं भी है लेकिन अपने वो इस गलत उपाय के द्वारा तो गुरु को नीच कर रहा है, और गुरु अगर नीच के हो गए तो गुरु ज्ञान है, गुरु सद्बुद्धि है, और गुरु पैसा है, फाइनेंस, रुपया, तो गड़बड़ हो जाएगी वहां पर। नहीं, कपड़ा ना पहने, अभी जब यहाँ की बात हो रही तो कपड़ा शरीर में काहे पहना रहे, शरीर की देखी जाएगी। यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की तो टीका यहाँ क्या बता रहे, कपड़ा पहन ले,
यही सब गलत सलत उपाय गड़बड़ कर जाते हैं। आप बातों की गहराई में उतरिए, तब आपको समझ में आएगा कि चीजें क्या हैं। तो भाई शिवम जी, तुला के अनुसार क्या होगा? तुला के लॉर्ड कौन है? शुक्र है। और शुक्र का रंग कैसा? सफेद। तो सफेद कलर का टीका लगाइए। यानी आपने लग्न में शुक्र को रख लिया। अब एक बात समझ लीजिए, लग्न में शुक्र को रख रहे हैं आप, तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी झेलेंगे। क्यों? लग्न में अगर शुक्र आ गए, अब ये थोड़े दिन बाद हम बताएंगे, अभी यहाँ पे कई सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लग्न में शुक्र आ गए तो समस्या थोड़ी बढ़ेगी, तो इसलिए ऐसा नहीं करना। क्या अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की मकर लग्न की कुंडली है, नहीं भैया भूपेंद्र जी, हम ये नहीं कह रहे किसी व्यक्ति को टीका जरूरी है लगाना, ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत चीज ना लगाइए। तो अब बताइए, चलिए भूपेंद्र जी की बात ले लेते हैं। कर्क लग्न में, कर्क राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? गुरु। मकर राशि में नीच के है तो गुरु उच्च के कर्क में होंगे। तो गुरु यानी वो पीला टीका लगाए तो ठीक है, लेकिन कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, और मंगल का कौन सा कलर हुआ? लाल। तो अगर कर्क लग्न वाला व्यक्ति लाल कलर का टीका सिंदूर लगाएगा, तो वो जबरदस्ती अपने मंगल को नीच का करेगा। मतलब है नहीं उसकी कुंडली में नीच का, बट उसके कर्मों के द्वारा नीच हो गया, और बाद में कहेगा यार हमको बहुत गुस्सा बहुत आती आएगी नहीं भैया, तुम यार मंगल को जबरदस्ती नीच करे पड़े हो लगा के टीका। मतलब मंगल को तुमने अपनी खोपड़ी में बैठा लिया। लाल किताब कहती, हम नहीं कह रहे हैं, एक तो तुमने मंगल को अपनी खोपड़ी में बैठा के नीच का बना दिया, और कहते हो कि यार हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। मंगल किसका कारक है? एनर्जी का कारक है। और फिर कह रहे हो हमारे अंदर एनर्जी नहीं और गुस्सा बहुत ज्यादा रहती, चिड़चिड़ापन रहता, रहेगा नहीं। कर्क में मंगल जा चुके हैं। नीच ग्रह लगन का तिलक नहीं लगाना है मस्तिष्क में। यह संजीव जी, कभी कभी किसी की कुंडी में कोई ग्रह नीच का होता नहीं है, बट व्यक्ति गलत जानकारी से वो नीच का कर लेता है। जैसे कर्क लग्न में व्यक्ति अगर सिंदूर सिंदूर का टीका लगा ले, लाल टीका लगा ले, तो उसने जबरदस्ती मंगल को नीच का कर लिया। है नहीं, हो सकता ना हो उसकी कुंडली में मंगल नीच का। हमारी बात समझ में आ रही? ऐसे मकर लग्न में किसी की व्यक्ति में कुंडली में गुरु नीच का नहीं है, लेकिन अगर वो टीका पीला लगा रहा है, पीला टीका, तो गुरु तो नीच का हो गया। तो सर वो क्या करे? अगर वो लाल टीका लगा रहा है तो मंगल उच्च का हो रहा है। अब देख ले भैया, मकर राशि में मंगल उच्च करना है या नहीं करना है? जबरदस्ती उच्च का कर दिया आपने तो भी समस्या। हर ग्रह उच्च के नहीं होने चाहिए, खराब भी हो सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में तिलक तो सिर्फ सिंदूर का ही होता है। हाँ जी कुमार अंशुमन जी, तो सोच समझ के लगवाइए। हनुमान जी ये नहीं कह रहे हैं कि हर लग्न वाले आके लगवा ले। और अगर एक बार आप लगा लेते हैं तो मंदिर में गए, आपने टीका लगा लिया, कोई बात नहीं। आप परमानेंट न लगाए लगाए घूमा करें। अगर कर्क लग्न के व्यक्ति हैं तो लाल टीका। अब कोई कभी कभार पीला टीका, मकर लग्न वाला व्यक्ति कभी कभार पीला टीका लगा लिया। ऐसा नहीं आप हटा रहे। कोई भी, एक बात और समझ लीजिए, कोई भी उपाय लगातार 30 दिनों तक करने से ही उसका फल मिलेगा। 1 या 2 दिन या 3 दिन करने से कभी कोई फल नहीं मिलता। बताया गया कि ना आप जो है हनुमान चालीसा करिए 2 दिन के, तीसरे दिन अरे यार हटाओ यार, हो गया काम खत्म, कुछ होने नहीं। 30 दिन लगातार, ये न्यूमरोलॉजी भी कहती है, न्यूमरोलॉजी, कि अगर किसी के व्यक्ति को नाम बदला गया है तो उसका असर 30 दिन बाद आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? मिथुन लग्न में कोई ना ग्रह उच्च का होता है ना कोई ग्रह नीच का होता है, तो काहे के लिए परेशान है? जब अभी लग्न वाइज कुंडली पढ़ाएंगे तब आपको और समझ में आएगा। जहां नीच और उच्च का वहां बता रहे हैं, जहां नीच का उच्च का वहां बता रहे हैं, तो आप बात समझ। अब देखिए, मेष लग्न की कुंडली, क्या मेष लग्न की कुंडली, तो मेष राशि में शनि देव नीच के होते हैं।
और ऐसा व्यक्ति काला टीका लगा के आ रहा, हम शनि देव के बहुत बड़े भक्त हैं, काला टीका लगा, जबरदस्ती शनि को नीच का कर लिया, वो भी खोपड़ी में बैठा लिया, और वो ऐसा सालों से वो काम कर रहा हो, कहता है कि हमारा तो किसी भी काम में मन ही नहीं लगता है और हमको नींद बहुत आती है। भैया तुम सालों से काला टीका खोपड़ी में लगाए घूम रहे हो और मेष लग्न है तुम्हारी, तो तुमने तो एक तो शनि को अपने ऊपर बैठा लिया और साथ में नीच के बना लिए तुमने। तो जरूर आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। हाँ, मैरिड लेडीज तो लाल बिंदी और सिंदूर लगाती हैं गुरुजी, उसका क्या प्रभाव होता है? उसका कोई प्रभाव नहीं होता। जो सिंदूर होता है, सिंदूर में मरकरी होता है, केमिस्ट्री भी पढ़ा दें अब आपको। तो मरकरी जो होता है, जो मूंगा होता है उसके अंदर भी मरकरी होता है। जब वो लगाया जाता है तो मंगल क्या है? एनर्जी है। क्या है? मंगल एनर्जी है। तो जो मैरिड वुमेन होती हैं, मैरिड वुमेन होती हैं, उनको एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है। वैसे पुरुषों की जो एनर्जी है वो मंगल है, पुरुषों की एनर्जी मंगल है, और मंगल का कलर लाल होता है। तो स्त्रियां जो लाल कलर का सिंदूर लगाती है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये, और उसमें एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी आता है कि ऐसी लेडीज मंगल के इफेक्ट को बढ़ा रही हैं, मंगल के इफेक्ट को बढ़ा रही है। तो मंगल के इफेक्ट को शादी के बाद बढ़ाने से चीजें और सही हो जाती है, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। इसके लिए कहानी बना दी गई कि रामचंद्र जी, हनुमान जी, वो क्या नाम है, सीता जी लगाती थी सिंदूर तो हनुमान जी भी लगाते। अब वो मुझे नहीं पता वो सही है कि गलत है, उसके पीछे ये कहानी बना दी गई। अब मुझे नहीं पता वो सही है कि गलत है, मैं ना उसमें जाना चाहता हूँ ना मेरी उसमें कोई नॉलेज है, बट आप साइंटिफिक रीजन समझिए। मंगल मैं कहता हूं बार बार ऊर्जा है, मैरिड लाइफ के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहां से आएगी? लाल कलर सिंदूर इसीलिए शादी के बाद ही लगाती, पहले नहीं लगाती। बात समझ रहे हैं आप लोग? भाई अब शिवम जी, मैं ये इसके बारे में नहीं जानता, संध्या करने का महत्व नहीं है कि बराबर है, इसके बारे में मेरा कोई नॉलेज नहीं है। आप मुझसे जरा साइंटिफिक बातें किया करिए, मुझसे जो है ये मतलब जो किताबों में लिख दिया गया उसके पीछे का रहस्य क्या है वो नहीं पता, ना आपको पता ना हमको पता, तो फिर डिस्कस करना बेकार है। हो सकता है मेरी नॉलेज ना हो और हो सकता है आपकी नॉलेज ना, हमको कोई लॉजिक दिया करिए तब हम समझ पाते हैं, वैसे हमारा दिमाग ही बंद हो जाता है। ठीक है शिवम जी, खैर चलिए, अब समझ में आ गया। ये ये क्या है? ये लग्न भाव है। क्या ये? लग्न भाव है। तो लग्न भाव से हमें क्या क्या चीज, अच्छा एक बात बस लास्ट करेंगे, खत्म करेंगे। लग्न भाव से इम्यून सिस्टम पता चलता है। क्या पता चलता है? इम्यून सिस्टम लिख लीजिएगा। अभी कोरोना की बीमारी हुई तो जिसका लग्न खराब होगा उसको तुरंत इन्फेक्शन हुआ होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इम्यून सिस्टम के लिए सबसे स्ट्रांग इम्यून सिस्टम अग्नि तत्व का होता है। यानी अगर किसी का लग्नेश अग्नि तत्व में आ गया, 1, 5, 9 राशि में आ गया, उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा होगा। इम्यून सिस्टम की हिंदी क्या होती है? इम्यून सिस्टम की हिंदी क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। उसको जल्दी रोग नहीं होगा। दूसरे नंबर पे यानी सबसे स्ट्रांग इम्यून सिस्टम अग्नि तत्व का, उससे कमजोर जो होगा पृथ्वी तत्व का होगा, उससे कमजोर होगा वायु तत्व का होगा, और सबसे कमजोर इम्यून सिस्टम जल तत्व का होगा। लग्नेश अगर जल तत्व राशि में बैठे हुए हैं, लग्न की स्थिति भी खराब है, अब पता चला लग्नेश जल तत्व राशि में बैठे हैं लेकिन लग्न की स्थिति अच्छी है, तो उसका इम्यून सिस्टम खराब तो होगा लेकिन इतना खराब नहीं होगा। अब पता चला लग्न भी खराब, लग्नेश जल तत्व राशि में बैठे हुए हैं, उसको रोग होने की दशा भी चल रही है और गोचर भी रोगों का है, उसको जबरदस्त कोरोना हुआ होगा, उसको जबरदस्त कोरोना हुआ होगा। अब क्या सर जितने भी कोरोना के लोग ज्यादा गंभीर बीमारी हुई है, क्या वो सबका जो है जल तत्व राशि में लग्नेश होगा?
देखो सबका तो नहीं, लेकिन जिसकी सीरियस हुई है उसका तो होना चाहिए। आप लोग रिसर्च करिए, जिसको जिसको हुआ घर से 200-300 घर में जाइए, डाटा लाइए और रिसर्च करिए, देखिए बात सही जाएगी, बात सही जाएगी। लग्नेश जल तत्व तो क्या है फार्मूला? लग्नेश जल तत्व तो राशि में हो, सबसे कमजोर इम्यून सिस्टम, लग्न भी खराब हो, लग्न भी खराब हो, अगर लग्नेश अग्नि तत्व का हो लेकिन किसी और राशि में बैठे हो, अच्छा तो कोई नहीं, लग्नेश जहां बैठे उसकी राशि लेनी है चंद्र प्रकाश जी। लग्नेश किसी भी राशि का हो, लेकिन लग्नेश जहां बैठे और साथ में चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि ये सर्दी जुकाम वाटरी प्रॉब्लम जो होती है वो चंद्रमा की स्थिति जरूर देखी जाएगी, और चंद्रमा की स्थिति भी कहीं गड़बड़ हो जाए तो वहां चीजें गड़बड़ हो जाती। तो और साथ में उसको रोगों की दशा चल रही हो, अब क्या होती है वो आगे बताएंगे, और साथ में क्या हो जाए, साथ में जो है गोचर भी फिट हो जाए, उस व्यक्ति को जबरदस्त कोरोना हुआ होगा। क्या सर जिसका लग्नेश अग्नि तत्व में है उसको कोरोना नहीं हुआ होगा? देखो हुआ तो होगा उसको भी, लेकिन उसको बस 1 ही 2 दिन में ठीक भी हो गया, उसको समझ में नहीं आया होगा कि हो सकता है वो हॉस्पिटल भी ना गया। अगर लग्नेश अग्नि तत्व राशि में और साथ में लग्न स्ट्रांग है तो, अगर लग्न स्ट्रांग होगी, लग्नेश अग्नि तत्व राशि में होगा, दशाएं ठीक चल रही होंगी, तो यकीन मानिए उसको कोरोना हुआ ही नहीं होगा, चाहे डेल्टा वेरिएंट ही क्यों ना हो, जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमको कहां से देखने को मिलती है? लग्न से। जिसका लग्न खराब होता है और लग्नेश अगर जल तत्व राशि में आ जाता है, चंद्रमा के अभी मृत होने से ठंडा ज्यादा लगेगी कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का कारक है राजेश जी। लेकिन ये बहुत अच्छा फार्मूला नहीं है, मृत का क्या कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा डिग्री के बेसिस पर आपको। लेकिन ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, हम इसको डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी इसको ना मानिए, ऐसे कॉन्सेप्ट मत लगाइए। लेकिन अच्छा है, ये हो सकता है, आपकी बात एकदम सही है। तो बात समझ में आ गई आपको? नहीं समझ में आ गई कि हमें अब जरूरी नहीं कि उसको कोरोना, उसको हर सीजन जब बदलेगा तो उसको ऐसे व्यक्ति को समस्या रहेगी। कुछ लोग देखते हैं ना 12 महीने गर्मी के मौसम में भी सर्दी जुकाम लगा रहता है, देख लीजिएगा लग्नेश उसका जल तत्व राशि में होगा, लग्न खराब स्थिति में होगा, उसको तो 12 महीने प्रॉब्लम रहेगी। तो ये था लग्न भाव। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग सेकंड हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पैसे का भाव है, धन का भाव है, और धन तो जानना सब लोग को जरूरी है। यही जो मैं आपको भाव बता रहा हूं, इसी से उपाय भी आप लोगों को समझ में आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको उपाय आज बहुत सारे डिस्कस किए। अच्छा एक लास्ट बात, मान लीजिए कोई कहे हम टीका उका नहीं लगाएंगे, तो क्या क्या उसको उपाय बताएंगे? मान लीजिए किसी को कोई प्लेनेट अच्छा करना है, कहे नहीं मुझे टीका नहीं लगाना है, तो क्या करें? उसको टोपी पहना दीजिए उस रंग की, बात तो बराबर है। मैं तो कह रहा हूं इसके ऊपर का सारा पार्ट वही होगा ना। अपने सरदार भाई देखिए ब्रजेश जी जो लगा के बैठे हुए, ये भी एक उपाय हो गया लाल किताब के अनुसार। आप पग बांध लीजिए, आप टोपी लगा लीजिए, ये भी उपाय की कैटेगरी में आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको टीका ही लगवाइए, ये भी एक उपाय हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए आज की क्लास बस यहीं पे रोक रहे हैं। मैं सबका माइक ऑन कर दे रहा हूँ, किसी को कुछ बोलना है तो बोल ले। कल क्लास फिर चलेगी, कल चलेगी क्लास। गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। प्रणाम। गुरुजी एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ आप लोग बोले, दो में से कोई एक ही लोग बोले, आप बोलिए जिसको बोलना है। जी गुरुजी मैं ये बोल रहा था कि मेरा भी लग्नेश गुरुजी जल तत्व में है, तो मुझे 12 ही महीना सर्दी लगी रहती है गुरुजी। ये देखिए आ गया ना, तो प्रूफ हो गई जी हमारी गुरुजी, बात। हाँ मेरा जो लग्नेश है गुरुजी वो जल तत्व में बैठा हुआ है। कहाँ पे? जल तत्व में बैठा है गुरुजी। कोई बात नहीं, अभी उसका आगे जब अभी करेंगे ना तो उसका उपाय भी आपको बता देंगे। आप एक काम करा करिए, जी गुरुजी। आप एक काम करा करिए, जी आप ना जैसे आपका जल तत्व में बैठा है तो आप में ना अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए सारे तत्वों को मेंटेन करना जरूरी है, ना कोई तत्व जी ज्यादा होना चाहिए ना कोई तत्व कम होना चाहिए। तो जब लग्नेश जल तत्व राशि में हो गया तो जल की प्रधानता हो गई आप में, तो आप उसको बैलेंस जी किससे करेंगे? अग्नि से। आप हर
अब देखिए साइकोलॉजिकल बता रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या है, आप हर पूर्णिमा को हवन जरूर किया करिए। बताइए मैंने क्यों नहीं पूर्णिमा को किया? आप पूर्णिमा को करिए चाहे चतुर्दशी को करिए, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन जी गुरु पूर्णिमा जी। चूंकि लोग मानते हैं, गुरुजी पूर्णिमा को लोग करते हैं, तो जी मैंने गुरु पूर्णिमा जी। बता दिया। कोई बोले नहीं जी हम गुरु। हर मंगलवार करेंगे, कर लीजिए भाई। क्यों? उससे अग्नि जी तत्व आपका स्ट्रांग होगा, और ये जो जी आपको जो सर्दी जुकाम की समस्या है वो धीरे, अब ये नहीं कि आपने एक बार हवन किया कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, जी जी लेकिन धीरे 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 वो कम होता जाए। और जब मौका मिले आपको, जी जी तब आप हवन करिए। जब मौका मिले, आज लाओ यार संडे, आज घर में बैठे लाओ हवन कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप पूर्णिमा का इंतजार करिए, क्योंकि जल तत्व को बैलेंस अग्नि तत्व करेगा, और अग्नि तत्व आपको जी कहां से मिलेगा? अग्नि से मिलेगी। तो इसीलिए जी हमारे ऋषि महर्षि रोज हवन करते थे, रोज जल स्नान करते थे, अग्नि तत्व भी बराबर, जल तत्व भी बराबर। रोज सवेरे टहलने जाते थे, कौन सा तत्व? वायु तत्व भी वायु तत्व। बराबर। जी समझ में आया? गुरु जी मेरा जो और जी पृथ्वी पर सोते थे, पृथ्वी तत्व भी बराबर। जी उनको फिर कोई रोग होता था जी क्या? नहीं होता था, क्योंकि वो सारे नहीं होता तत्वों था। को बराबर करके चलते। प्लीज गुरुजी को बोलने दीजिए प्लीज। जी समझ में आ गया सबको? गुरुजी एक छोटा सा जी क्वेश्चन गुरु है जी हाँ इसी बताइए। इम्यून सिस्टम के ऊपर। गुरुजी अगर किसी का धनु लगन हुआ तो नौ लग्नेश जो है गुरुजी, वो बृहस्पति देव हो गए, और वो अगर मिथुन राशि में बैठ गई गुरुजी, तो तो मिथुन वायु राशि तो तत्व वायु में आ तत्व गए, की होगी। इंटेलेक्चुअल आदमी होंगे आप। लेकिन गुरुजी फिर वो इम्यून सिस्टम खराब रहेगा, ठीक रहेगा? इम्यून सिस्टम तो थोड़ा भाई देखिए गड़बड़ रहेगा इम्यून, लेकिन गुरु अपने घर को देख भी रहे हैं, क्योंकि अगर धनु राशि, लग्नेश आपकी धनु है, और वो जी सप्तम भाव में आ गया ना, 3 नंबर तो सप्तम भाव में आएगा, जी गुरुजी। तो वो अपने लग्न को देख रहे हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल होगा, लेकिन वायु तत्व में आया, लेकिन लग्नेश चूंकि अपने लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश लग्न भाव को देख रहे हैं, इसलिए आपका लग्न भाव इतना खराब नहीं हुआ। जी गुरुजी इतना समझ खराब, गया। क्योंकि मैंने बोला कि जल तत्व के साथ साथ लग्न भाव भी खराब हो जाए, तो आपका तो लग्न भाव खराब नहीं हुआ। एक वीक वाले पोर्शन में आप आ जरूर गए हैं, लेकिन खराब तो नहीं हुआ, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप में वायु तत्व की प्रधानता है, आपके जी अंदर गुरुजी। वायु तत्व की प्रधानता है, तो बाकी तत्वों को भी आप बराबर कीजिए। जी गुरुजी। ठीक है? जी और किसी को जी कुछ पूछना है या बताना है? गुरुजी सिंह लग्न के हिसाब से बता गुरुजी दीजिए ना, वो पगड़ी गुरुजी बरोबर है या नहीं? सिंह लग्न के हिसाब से एकदम बढ़िया पग आप पहने, क्योंकि सिंह लग्न में मंगल योग कारक ग्रह है, और मंगल योग कारक ग्रह है, और मंगल के प्रभाव को बढ़ा रहे, बस थोड़ा सा गुस्सा उस्सा कम किया करिएगा।